नमस्कार साथियों, मैं सौरभ वर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेसवे में। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ज्ञान एक्सप्रेसवे में अभी हम लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसमें 2 वीडियो डाल चुका हूं, एक 5S का और दूसरा काइजन का। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे ओई के ऊपर। ओई एक ऐसा टूल है जो हर इंडस्ट्री में यूज होता है और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ओई निकालते रहते हैं। खासकर जो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहते हैं वो तो सुबह शाम ओई के साथ खेलते रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए अब हम सबसे पहले जानें कि ओई क्या है। ओई को हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के नाम से जानते हैं। ओई किसी भी कंपनी का एक ऐसा मेजरेबल इंडिकेटर है जो उस कंपनी की हेल्थ के बारे में आपको बता देगा कि उस कंपनी के जो सिस्टम हैं, मशीन है, मैन पावर, वो कितनी इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, वहाँ लॉसेस कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं, ये आपको ओई देखकर पता चल जाएगा। यह मशीन की कार्यकुशलता का पूर्णता मापक है जो हमें दर्शाता है कि कंपनी के संसाधन कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ओई का उद्देश्य क्या है। ओई को हम निकालते हैं ताकि हमारा ब्रेकडाउन कम हो सके, समय के साथ इक्विपमेंट में आने वाली खराबियों को दूर कर सकें, क्वालिटी डिफेक्ट को दूर कर सकें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और ऑपरेटर की फटीग को कम कर सकें। अब देखेंगे हम कि ओई को निकालने का फॉर्मूला क्या है। ओई को निकालने के लिए हमें अवेलेबिलिटी रेट चाहिए, परफॉर्मेंस रेट चाहिए और क्वालिटी रेट चाहिए। तो इन तीनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ओई हमें मिल जाएगी। ओई को हम परसेंटेज में ही मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी रेट क्या है। अवेलेबिलिटी रेट निकालने के लिए हम प्लांट रनिंग टाइम में से डाउन टाइम को माइनस करके उसको डिवाइड करेंगे प्लांट रनिंग टाइम से और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी प्लांट रनिंग टाइम क्या होता है? प्लांट रनिंग टाइम होता है हमारा अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम। अवेलेबल टाइम यानी कि वो समय जितने समय के लिए हमारे पास मशीन अवेलेबल होती है। जैसे कि एक शिफ्ट हमने मान ली, हमारी एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, तो एक मशीन हमें या जो भी मशीन है हमें 8 घंटे के लिए अवेलेबल है। लेकिन वो मशीन क्या हमारी पूरे 8 घंटे चलती है? नहीं चलती है दोस्तों। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उसमें कुछ प्लान्ड डाउन टाइम होते हैं। जैसे वह समय जो सुनिश्चित कार्यों जैसे प्लांट मेंटेनेंस का है, लंच ब्रेक का है, टी ब्रेक होता है, जीएच टाइम है, इन सब के लिए सुनिश्चित किया जाता है। पहले से ही प्लान रहता है कि इस समय पर हमारी मशीन नहीं चलेगी, तो हम उस पूरे अवेलेबल टाइम में से ये सारा टाइम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा प्लांट रनिंग टाइम मिल जाएगा कि हमारी मशीन कितनी देर चलेगी, ये हमें मिल जाता है। और जो डाउन टाइम क्या है? वह अनचाहा समय है, जैसे ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप चेंज करना पड़ता है हमें, मोशन का है, लॉजिस्टिक लॉस है, एब्सेंटिज्म है। ये वो टाइम है जो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ हो, लेकिन हो जाते हैं। तो ये टाइम हम प्लान्ड रनिंग टाइम में से माइनस करके उसे प्लान्ड रनिंग टाइम से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा अवेलेबिलिटी रेट हमें मिल जाएगा कि हमारी एक्चुअल मशीन इतनी देर चली है और इतना हमारा प्लान था। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने अवेलेबल टाइम ले लिया, हमारा 480 मिनट है, एक शिफ्ट लिया हमने जो 8 घंटे के बराबर है, और हमने प्लान डाउन टाइम ले लिया 60 मिनट यानी कि 1 घंटे। इसमें हमने 30 मिनट मान लिए कि लंच ब्रेक हुआ है, 20 मिनट हमने 2 बार चाय ब्रेक के मान लिए और 10 मिनट हमने जो जीएच किया उसका, तो ये टोटल 1 घंटे हो गया। और हमने मान लिया कि जो अनचाहा ब्रेकडाउन है वो भी 60 मिनट है, जिसमें मशीन ब्रेकडाउन हो गया 20 मिनट, सेटअप चेंज का 20 मिनट और एब्सेंटिज्म 20 मिनट। अब इन सारी वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखते हैं तो अवेलेबिलिटी रेट हमारा क्या हो जाएगा? 480 माइनस 60 यानी कि जो अवेलेबल टाइम था उसमें से हमने प्लान डाउन टाइम माइनस किया तो हमें क्या मिल गया? प्लान रनिंग टाइम। और फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया डाउन टाइम और डिवाइड कर दिया उसे प्लान्ड रनिंग टाइम से और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा आ गया 85.7%। यानी कि हमारा जो अवेलेबिलिटी रेट है वो कितना आया? 85.7%। यानी कि जो मशीन हमें 8 घंटे के लिए अवेलेबल थी उसमें से जो प्लान्ड रनिंग टाइम मिला वो हमें 6 घंटे मिला
तो 6 घंटे चल पाई, जिसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो कितना हो गया 85.7%। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रेट की। परफॉर्मेंस रेट को मापने का उद्देश्य कम स्पीड पर चलने से होने वाले नुकसान को मापना है। जब भी कोई पार्ट डेवलप होता है तो डेवलपमेंट स्टेज पे ही फिक्स कर दिया जाता है कि ये पार्ट 1 घंटे में इतने पीस बनेंगे, उसका साइकिल टाइम फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जब वो रेगुलर प्रोडक्शन में आता है तो कुछ स्पीड लॉस की वजह से उस निश्चित टाइम में जितने पीस बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस लॉस होता है। तो हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस रेट कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारी बनी है उसे हम अपने टारगेट प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टारगेट प्रोडक्शन क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगी? जो हमारा प्लान्ड रनिंग टाइम था, जितने भी घंटे हमारी मशीन चलनी थी, उसमें से हम डाउन टाइम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन पर आवर से। यानी कि जो हमारा प्लान्ड रनिंग टाइम है, हमने उसमें से लंच, टी ब्रेक सारा हटा दिया। अब जो टाइम बचा उसके बाद हम उसमें से अनचाहा ब्रेकडाउन हटा देंगे, तो जो टाइम बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 घंटे में जितने पार्ट बनने हैं। तो हमारा टारगेट प्रोडक्शन आ जाएगा कि जितनी देर मशीन चली है एक्चुअल, उतनी देर में इतने पीस बनने चाहिए थे। इसे हम समझें ऐसे कि अवेलेबल टाइम 480 मिनट है, यानी कि 8 घंटे। प्लान डाउन टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और डाउन टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और अगर हमारे पार्ट का जो साइकिल टाइम है वो 144 सेकंड है, मतलब 144 सेकंड में एक पीस बनता है, तो हमारा जो 1 घंटे में पीस बनेंगे वो बनेंगे 25 पीस। तो हमारा जो टारगेट प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 8 - 1 यानी कि अवेलेबल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम माइनस डाउन टाइम, तो हमें एक्चुअल रनिंग टाइम मिल गया, और मल्टीप्लाई बाई 25 यानी कि प्रोडक्शन पर आवर। तो हमारे 150 नोज का टारगेट आ गया कि हमें जितनी देर मशीन चली है उतनी देर में हमें 150 पीस बनाने हैं। लेकिन किसी भी वजह से हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 125 नोज। तो हमारा जो परफॉर्मेंस रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 150, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो बना है और 150 जो हमारा टारगेट यानी कि बनना चाहिए था, उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो परफॉर्मेंस रेट आया वो आया 83.3%। तो इस तरीके से हम परफॉर्मेंस रेट कैलकुलेट करते हैं। अब बात करेंगे हम क्वालिटी रेट की। क्वालिटी क्या है कि उत्पादन समय के दौरान उत्पादित सामग्री कितनी अच्छे क्वालिटी की है, कितनी अच्छी गुणवत्ता है उसकी, ये क्वालिटी होती है। और क्वालिटी रेट को निकालते कैसे हैं? जो भी हमने टोटल प्रोडक्शन किया है उसमें से हम रिजेक्शन क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, मतलब जो रिजेक्ट पार्ट हो गए हैं, डिफेक्टिव पार्ट को माइनस कर देंगे और उसको टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम मान लें कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 125 पीस बने थे और उसमें से 15 पीस हमारे डिफेक्टिव हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो हमारा जो क्वालिटी रेट होगा वो क्या होगा? 125 यानी कि टोटल प्रोडक्शन माइनस रिजेक्शन क्वांटिटी 15 डिवाइडेड बाई 125, टोटल प्रोडक्शन से हमने उसे डिवाइड किया इनटू 100। तो ये हमारी आ गई 88%, यानी कि हमारी जो क्वालिटी रेटिंग आ गई वो आ गई 88%। तो हमें हमारा अवेलेबिलिटी रेट मिल गया, परफॉर्मेंस रेट मिल गया और क्वालिटी रेटिंग मिल गई। तो अब हम देखेंगे कि हमारी ओई क्या आएगी। अब हम इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ओई हमारी क्या हुई कि 85.7% मल्टीप्लाई बाई परफॉर्मेंस 83.3% मल्टीप्लाई बाई 88 यानी कि हमारा क्वालिटी रेटिंग इनटू 100। तो ये हमारा आ गया 62.8%। तो हमारे पूरे प्रोसेस की जो ओई है वो आ गई 62.8%। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड क्लास ओई होती है उसे हम 85% मानते हैं। अगर किसी कंपनी की ओई 85% आ रही है तो वर्ल्ड क्लास प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो हमारी ओई आ गई 62%। अब हम देखेंगे कि लॉसेस और ओई के बीच में रिलेशन क्या रहता है। जो हमारा टोटल टाइम एक शिफ्ट का है वो 480 मिनट है। 480 मिनट यानी कि एक शिफ्ट में कौन कौन से लॉसेस क्या क्या अपना रोल करते हैं ये देखेंगे। तो हमें जो प्लान्ड रनिंग टाइम मिलता है वो 420 मिनट मिला, यानी कि प्लान डाउन टाइम आ गया। प्लान डाउन टाइम को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें प्लान्ड रनिंग टाइम मिलेगा। और इसमें क्या क्या आ जाता है? ब्रेक्स आ जाते हैं, प्लांट मेंटेनेंस है, ट्रेनिंग है, जो भी टी और लंच का टाइम इसमें से माइनस कर दिया, वो हमने मान लिया टोटल 60 मिनट। तो हमारा 420 मिनट प्लांट रनिंग टाइम आ गया। इसके बाद है दोस्तों एक्चुअल रनिंग टाइम।
एक्चुअल रनिंग टाइम के लिए हमें डाउन टाइम उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये डाउन टाइम वो है जो अनचाहा टाइम है, हम जिसको नहीं चाहते हैं कि ये होना चाहिए कंपनी में, जैसे ब्रेकडाउन हो गए, सेटअप चेंज है, स्टार्टअप है, ये हम नहीं चाहते हैं कि हमें करने पड़े, लेकिन होते हैं। तो वो भी हमने 60 मिनट मान लिया, तो हमारा जो एक्चुअल रनिंग टाइम अब कितना आ गया, 380 मिनट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्टिव टाइम की। क्या है कि 380 मिनट हमारी मशीन चली और 380 मिनट में मान लो अगर 150 पीस बनाने थे, किसी भी वजह से वो 120 बने, तो उनके पीछे रीजन क्या रहता है, परफॉर्मेंस लॉसेस, यानी कि स्पीड लॉस हो गया, उसमें माइनर स्टॉपेज आ गए, जिस स्पीड से साइकिल चलनी थी उस स्पीड से वो नहीं चला पाया, तो वो पार्ट कम बने। इसके बाद आता है इफेक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम तो ये हो गया कि हमें 150 बनाने थे, हमने 125 बनाए, तो ये तो हमारा परफॉर्मेंस लॉस आ गया। लेकिन जो 125 बने हैं, क्या वो सारे के सारे 125 पीस ओके हैं? अगर वो ओके नहीं है, इसका मतलब उसमें क्वालिटी लॉस हो गया है, स्क्रैप हो गया है, रिजेक्ट है या रीवर्क है, तो उस 125 में से जितने भी पीस रिजेक्ट हो गए हैं उनको कम करने के बाद जो पीस बनेंगे, तो वो हमारा इफेक्टिव टाइम आएगा कि हमें जो ओवरऑल पूरी साइकिल के बाद जो हमें ओके क्वांटिटी मिली है वो इतनी मिली है, तो वो हमारा इफेक्टिव टाइम है। इसको हमने इसी बेस पे कैलकुलेशन दिखाई है आपको कि अवेलेबल टाइम लिया, प्लान डाउन टाइम और डाउन टाइम। तो ये थी ओई के बारे में। अब हम देखेंगे कि ओई के लाभ क्या हैं। ओई हमें लॉसेस निकालने में मदद करती है, जिससे हमारा डाउन टाइम कम करती है ओई, रिपेयर कॉस्ट कम करने में हेल्प करती है, मैन पावर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करती है, क्वालिटी कॉस्ट कम करती है। तो दोस्तों ये एक ओई के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ज्ञान एक्सप्रेस वे में हम ऐसे ही हेल्प नॉलेजफुल वीडियो के साथ आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।